आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने कभी कुर्सी की सियासत को अपना मकसद नहीं बनाया, लेकिन जब देश को एक ईमानदार आवाज की जरूरत पड़ी तो वही आवाज बनकर सामने आए। एक ऐसा लीडर जिसे लोग सिर्फ नेता नहीं बल्कि लोकनायक कहते हैं। नाम जयप्रकाश नारायण। आदाब, मैं मेहताब और आप देख रहे हैं एमसीजे डिपार्टमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म की पेशकश आजादी के नायक। 11 अक्टूबर 1902 बिहार और उत्तर प्रदेश की सरहद के पास एक गांव है सिताब दियारा। गंगा और घाघरा नदियों के दरमियान बसा हुआ यह इलाका, यहीं एक शादी भरे परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है जयप्रकाश। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर भारत की सियासत में एक ऐसी आवाज बनेगा जो हुकूमत से ज्यादा अवाम पर भरोसा करती थी। बचपन से ही जेपी का मिजाज थोड़ा अलग था। वह ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, लेकिन हर चीज को गौर से देखने और समझने की आदत थी। उनकी शुरुआती तालीम बिहार में हुई और 1920 के दौर में हिंदुस्तान में एक बड़ा सियासी माहौल बन चुका था। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया था। देश भर के हजारों नौजवानों की तरह जयप्रकाश नारायण भी इस तहरीक से प्रभावित हुए। उन्होंने फैसला किया कि पढ़ाई के साथ साथ देश की आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लेना है। लेकिन जेपी की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आता है 1922 में। वो पढ़ाई के लिए अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में उनकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अपने खर्च के लिए काम भी करना पड़ता था। इसी दौरान उन्होंने आम मजदूर और कामगार की जिंदगी को बहुत करीब से देखा। यहीं से उनके जहन में बराबरी और सामाजिक इंसाफ की सोच मजबूत होने लगती है। अमेरिका में रहकर जेपी ने मार्क्स और कई सोशलिस्ट थिंकर्स को पढ़ा, लेकिन उन्होंने किसी एक नजरिए को नहीं अपनाया। उनकी सोच धीरे धीरे एक ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ रही थी जहां आजादी, इंसाफ और लोकतंत्र तीनों साथ चल सके। 1929 में जयप्रकाश नारायण भारत लौट आते हैं। उस वक्त हिंदुस्तान में आजादी की तहरीक और तेज हो चुकी थी। जेपी जल्द ही इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। 1930 के दशक में जेपी और उनके साथियों ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। इस ग्रुप का मकसद था कांग्रेस के अंदर रहकर ही समाजवादी सोच को आगे बढ़ाना और आम लोगों की आवाज को सियासत तक पहुंचाना। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। साल था 1942। ब्रिटिश हुकूमत ने आंदोलन को दबाने के लिए कई बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। जयप्रकाश नारायण भी गिरफ्तार हो गए और हजारीबाग जेल में बंद कर दिए गए। लेकिन यहीं से उनकी कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक रात जेपी और उनके कुछ साथियों ने मिलकर जेल की ऊंची दीवार पर चढ़कर वहां से निकल भागते हैं। इसके बाद जेपी अंडरग्राउंड हो जाते हैं और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ छुपकर तहरीक चलाते हैं। इस दौर ने उन्हें आजादी की लड़ाई के बड़े लीडर्स में शामिल कर दिया। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग संघर्ष करते हैं आजादी के बाद वही सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने धीरे धीरे एक्टिव पॉलिटिक्स से दूरी बना ली। उनका कहना था कि सिर्फ सरकार बदलने से समाज नहीं बदलता, असली बदलाव तब आता है जब समाज के अंदर इंसाफ और बराबरी आए। इसी सोच के साथ वह विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट से जुड़ गए। इस मूवमेंट को जेपी एक नए और इंसाफ पर मबनी समाज की शुरुआत मानते थे। लेकिन 1970 के दशक तक आते आते देश की सियासत फिर एक नए मोड़ पर आ गई थी। महंगाई बढ़ रही थी, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और नौजवानों में बेचैनी बढ़ रही थी। 1974 में बिहार के स्टूडेंट्स ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जिसके ऊपर लोग भरोसा कर सके, और तब एक नाम दोबारा सामने आता है, जयप्रकाश नारायण। 5 जून 1974 पटना का गांधी मैदान, लाखों लोगों की भीड़ के सामने जेपी का कहना था कि बदलाव सिर्फ सरकार बदलने से नहीं आएगा, बदलाव तब आएगा जब पूरा सिस्टम बदलेगा। सियासत, समाज, तालीम और सोच, यह मूवमेंट धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा। 25 जून 1975 देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई, लोकतांत्रिक आज़ादियों पर पाबंदियां लग गई और कई ओपोजिशन लीडर्स के साथ जेपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बीमारी और मुश्किल हालातों के बावजूद जेपी की आवाज़ खामोश नहीं हुई। उनकी सोच और उनका पैगाम देश भर में फैल चुका था। 1977 के चुनाव में पहली बार केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस की सरकार हार गई। इसी सियासी बदलाव के पीछे जेपी की तहरीक को एक बड़ा सबब माना गया। जयप्रकाश नारायण ने खुद कभी सत्ता नहीं ली, न प्राइम मिनिस्टर बने, न कभी किसी बड़े पद की ख्वाहिश रखी, लेकिन लोगों के दिल में उनका मकाम इतना बड़ा था कि लोगों ने उन्हें लोकनायक की उपाधि दे दी। 8 अक्टूबर 1989 को जयप्रकाश नारायण इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका यह ख्याल आज भी जिंदा है कि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब अवाम हमेशा हुकूमत से सवाल पूछती रहे। जयप्रकाश नारायण एक लीडर से बढ़कर एक सोच, एक तहरीक और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक अहम आवाज थे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे आज़ादी के किसी दूसरे नायक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।